दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप एक चीज या एक रंग सबसे ज्यादा देख रहे होंगे, वो है लाल रंग। क्योंकि न्यूज चैनल्स वॉर और गैस सिलेंडर्स दिखा रहे हैं, स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है, गिरता रुपया और बढ़ती महंगाई खून के आंसू रुला रही है और एफआईआईस की सेलिंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हिस्ट्री एक चीज जरूर बताती है कि बिग वेल्थ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट कहां तक गिरेगा, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस करेक्शन में अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं क्या। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 100 सालों में आई सबसे बड़ी क्राइसिस कोरोना, जो वर्ल्ड वॉर और हर तरह के स्कैम से भी बड़ी थी, उस पीरियड में निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया था। देखो, जनवरी 2020 में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 12,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर 20 फरवरी को वो 12,080 पर था जब कोरोना की न्यूज शुरू हुई थी, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया मार्केट गिरती रही। फिर 23 मार्च को निफ्टी 35% तक टूटकर 7,600 पर आ गया और उसने 7,511 का बॉटम लगाया। तो 46 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ऑलमोस्ट 38% तक गिर गया था। और अभी तो निफ्टी सिर्फ 12% ही गिरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी निफ्टी 35-40% तक गिर जाएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर ये यहां से भी 4 से 5% और गिरकर 22,000 या 21,500 तक भी चला जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहां बॉटम बनेगा ये कोई नहीं जानता। वैसे आज 16 मार्च को 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद निफ्टी ने ग्रीन में शुरुआत की। देखो, निफ्टी और सेंसेक्स मेन इंडेक्स हैं, इसलिए जब ये गिरते हैं तो ज्यादा घबराहट होती है। लेकिन ये तो सिर्फ 50 स्टॉक्स के ही इंडेक्स हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स देखें तो वो 35 से 40% तक टूट गए हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो भी 35 से 40% तक डाउन है। अब इसको क्रैश बोलो या हेवी करेक्शन, ये क्यों हुआ इसके रीजन मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे क्रूड ऑयल जो 4 साल से स्टेबल था, वो $100 के ऊपर चला गया और हम ऑयल और गैस के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। इंडिया अपनी जरूरत का 85% तेल और गैस इंपोर्ट करता है। दूसरा, गिरता रुपया जो लगातार गिरने के नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसके गिरने की वजह से हमारी इंपोर्ट पेमेंट्स बढ़ रही हैं। फिर ग्लोबल वीकनेस, क्योंकि अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो इसका असर हमारी मार्केट पे जरूर पड़ता है। और एफआईआईस तो 2025 से ही सेलिंग मोड में है। आज की डेट में इनकी टोटल होल्डिंग्स 13 साल के रिकॉर्ड लो पर हैं। ऊपर से हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्लो डाउन, हमारी ज्यादातर कंपनीज का कोई ना कोई क्वार्टर खराब जा रहा है, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स की वैल्यूएशन ज्यादा दिखने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं और हमारी जीडीपी 6.5 से 7% के रेट पे ग्रो कर रही है। देखो, इतनी बड़ी गिरावट हमेशा एफआईआईस की सेलिंग की वजह से आती है। ये क्यों बेच रहे हैं ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी बेचकर नीचे खरीद लूंगा तो ज्यादातर लोग इसमें पैसा गवाते हैं, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए गिरती छुरी को नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा भी तो बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरावट में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और ऐसे में लॉ ऑफ एवरेजिंग बेस्ट अप्लाई होता है। ये मौका पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का बेस्ट टाइम होता है। जो कचरा है उसको तो आप निकाल दो और थोड़ा थोड़ा ऐड करें अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स तगड़े हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही है और लॉन्ग टर्म नजरिया तो होना ही चाहिए। लेकिन बार बार बताने पर भी लोग नहीं मानते। अब यही सब सेबी चीफ ने कल ग्लोबल वेल्थ समिट में भी बोला है, उनकी तो सुन लो। एफआईआईस की बात करें तो उन्होंने मार्च के पहले 2 हफ्ते में ही 52,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की और फ्राइडे को एक दिन में उन्होंने 10,700 करोड़ रुपए का माल बेच दिया, जो एक दिन की हाईएस्ट सेलिंग है। जनवरी से अब तक ये 66,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच चुके हैं। ये क्यों बेच रहे हैं वो अभी तक आपने अच्छे से देखा और समझा, लेकिन ये पैसा निकाल के कहां लगा रहे हैं वो देखो। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में हो रही है, जहां टैक्स कट के बाद बॉन्ड यील्ड 5% तक अवेलेबल है। फिर डॉलर में बढ़ती स्ट्रेंथ है, क्योंकि गिरते रुपए की वजह से उनको डॉलर कन्वर्जन में यहाँ की इन्वेस्टमेंट पर नुकसान होता है। नंबर 2 पे जापान है, जहां एफआईआईस इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जापान का निकी इंडेक्स अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। गवर्नमेंट ने 17 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया है और वहां कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स भी हुए हैं। उसके बाद चाइना है और दूसरी यूरोपियन मार्केट्स हैं। तो देखा आपने, एफआईआईस के पास कई ऑप्शंस हैं एक जगह बेच के दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं दूसरों को देखकर अपना नुकसान मत करो। देखो, अगर आप किसी भी मार्केट एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि पैनिक सेलिंग मत करो। इनफैक्ट अच्छे स्टॉक सस्ती वैल्यूएशन पर मिलते हैं जिनको हमें ऐड करना चाहिए। तो इस करेक्शन में क्या अपॉर्चुनिटी है और स्टैगर्ड बाइंग या थोड़ा थोड़ा कैसे ऐड करें और कहां ऐड करें, उस पर बात करते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स चाहिए। और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स कैसे पहचानें? वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, लेकिन ब्रॉडली देखें तो स्टॉक्स का पीई रेशो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यूएशन सही हो, जो गिरावट के बाद जनरली हो जाती है।
उसका पीई टू अर्निंग्स ग्रोथ का रेशो 1 से कम हो तो बहुत ही बढ़िया। उसका आरओई और आरओसीई अच्छा होना चाहिए। प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो, कंपनी डेट फ्री हो या लो डेट हो जो मैनेजेबल हो, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी हो और उसने अपने शेयर्स गिरवी ना रखे हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो, सेल्स लगातार बढ़ती रहे, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हो, वगैरह वगैरह। अब इन सब क्राइटेरिया में से मैक्सिमम ग्रीन टिक वाले स्टॉक्स जो आपको मिले उनको लपक लेना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक्स आपको बढ़िया रिटर्न्स बना के देंगे। अब आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस ही लाते हैं। तो अब आते हैं उन नगीनों पर या ऐसे स्टॉक्स पर जो पोर्टफोलियो में ऐड करने के लायक हैं। सबसे पहले है नैल्को। ये एक नवरत्न पीएसयू है जिसकी मार्केट कैप 71,000 करोड़ रुपए की है। इसका पीई सिर्फ 11 का है जो अपनी इंडस्ट्री से काफी कम है। आरओई 31 का और आरओसी 44 का है जो बहुत बढ़िया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका प्रॉफिट 5 साल से 108% सीएजीआर के रेट से बढ़ रहा है। कंपनी 46% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है। इस स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल भी तगड़ा है, क्योंकि ईवीज, सोलर, मेट्रोज और डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की वजह से एल्यूमिनियम की डिमांड 2030 तक डबल हो जाएगी, और ये स्टॉक अपने हाई से 15% तक करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है बीईएल। ये भी एक पीएसयू है और डिफेंस सेक्टर का एक लार्ज कैप स्टॉक है, और डिफेंस सेक्टर आज की डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इस कंपनी के रेडार्स, जैमर्स तो मैक्सिमम डोमेस्टिक कंजप्शन में ही यूज हो जाते हैं। इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसका पीई हाई है जो इतनी जल्दी कम होता नहीं दिखता, क्योंकि इस स्टॉक को लेने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। बाकी सारे पैरामीटर ठीक हैं और कंपनी 39% का डिविडेंड भी देती है। आज की डेट में कंपनी के पास 73,000 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर्स है, जो बताता है कि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 3 गुना तक हो सकती है आने वाले सालों में। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये इंडिया की नंबर 1 ट्रैक्टर्स और एसयूवी बनाने वाली कंपनी है और नंबर 2 है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स में। इसका पीई 22 का है जो रीजनेबल है। इसका आरओई और आरओसीई भी ठीक है। इसकी सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन इसका प्रॉफिट देखें तो 5 साल से 113% सीजीआर की ग्रोथ है। कंपनी की प्रेजेंस 100 से ऊपर कंट्रीज में है और ईवी सेगमेंट में इसका 43% का मार्केट शेयर है। कंपनी अगले 2 सालों में 23,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी ईवी सेगमेंट में। हालांकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, लेकिन फिर भी हमारी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज और फर्दर स्टडी के लिए है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के बिना कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। इसका पीई सिर्फ 17 का है। इसका आरओई 16 का है। इसका प्रॉफिट 5 साल से 21% सीजीआर के रेट से ग्रो कर रहा है। बैंक 23% का डिविडेंड भी देता है। इस गिरावट में ये 20% करेक्ट हो चुका है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3 का है, जो काफी अट्रैक्टिव है। इसलिए कोटक ने इसमें 1050 और सीएलएसए ने भी बाई की रेटिंग के साथ 1200 के टारगेट प्राइस दिए हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ रुपए की है। इसका आरओई 26 का और आरओसी 34% का है, जो काफी तगड़ा है। इसका पीई 31 का है, जो ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि इसका प्रॉफिट 5 साल से 24.5% सीएजीआर के रेट से ग्रो कर रहा है। कंपनी डेट फ्री है और 31% का डिविडेंड भी देती है। मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 11 साल में 34 गुना हुआ है और अगले 2 साल में इंडिया का टारगेट 50,000 करोड़ रुपए का है। इसकी ऑर्डर बुक देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपए की है, जो अगले 5 से 7 साल के रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफी है। और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी है। अब और क्या चाहते हो, सब कुछ तो है इस कंपनी में। अगला स्टॉक आईटी सेक्टर से है। कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली ये विद इन आईटी डाटा सेक्टर सेगमेंट से है और एआई सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाली इंडिया की इकलौती लिस्टेड कंपनी है। कंपनी की एनवीडिया के साथ ओईएम की पार्टनरशिप है, यानी वो एनवीडिया की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इसका पी काफी हाई है, जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। इसका आरओई और आरओसीई दोनों तगड़े हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके प्रॉफिट में 133% की क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 71% की है। 2026 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया को डाटा सेंटर हब बनाने के लिए 21 साल का टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है, जिसका फायदा इस कंपनी को आने वाले सालों में मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक पावर सेक्टर से है। कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न पीएसयू है, जो इंडिया के पावर सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। इसका पीई सिर्फ 5.9 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू तो सिर्फ 0.8 का है, तो स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। इसका आरओई 20 का है। इसके प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4% का है,
जिनको हाई डिविडेंड और रेगुलर डिविडेंड चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इंडिया में पावर सेक्टर लोन की डिमांड 50 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी 2030 तक, और देने वाला कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिलहाल ये स्टॉक अपने हाई से सिर्फ 10% ही करेक्ट हुआ है। वैसे अच्छे बीट एंड डाउन स्टॉक्स तो और भी हैं, लेकिन सारे स्टॉक्स एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी स्टॉक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई एम श्योर आज आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।